दोस्तों आज 5 जून है। आज हम लोग 5 जून के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे। हम लोग अगर आप आज की कोटेशन से शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी कार्य को दृढ़ निश्चय कर लें, मतलब मन में संकल्प बना लें, न कि गर्मी है सर्दी है आज करेंगे कल करेंगे, जो काम करना है उसको अभी फोकस करके अभी कंप्लीट करें, तो आपको कोई क्या दृढ़ निश्चय कर लें तो आपको कोई भी कार्य रोक नहीं सकता है। मतलब कितना भी कठिन कार्य हो आपका वो संपन्न होगा। अब हम लोग को कल के क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। कल मैंने पूछते लोग से पूछा था 48 में ऊपर मुख कौन से नियुक्त किए गए भारतीय नौसेना के। तो भारतीय नौसेना के ऊपर मुख कौन नियुक्त किए गए? अजय कोचर नियुक्त किए गए हैं। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स के पढ़ने से पहले कल के पूरे करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें याद रहे। सेपा के बारे में हम लोग कर रहे थे। हाल ही में व्यापक आर्थिक सही सेपा सेपा भारत और किस देश के बीच लागू हुआ था? तो सेपा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने से क्या होता है कि यहाँ भारत और 12 देश के देशों के साथ ये किन किन देशों के साथ समझौता किया था भारत ने? अभी तो हाल फिलहाल में ओमान के साथ किया है। उसके बाद किसके साथ किया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया था, जापान के साथ किया है, और किसके साथ किया था? मॉरिशस के साथ किया था, मॉरिशस के साथ किया है, और किसके साथ किया था? इधर हो गया कौन कौन? साउथ कोरिया के साथ किया गया है समझौता। और भी आसियान के बहुत सारे देश हैं। सिंगापुर के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद क्या हो गया? थाईलैंड। तो ये सब देश के साथ भारत ने CEPA समझौता किया है। तो हम लोग कल इसके बारे में डिटेल में पढ़े थे। CEPA समझौता क्या होता है? कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। इसके लागू होने की तिथि कब से कब तक है? तो इसके लागू होने की तिथि 1 जून 2026 से। 1 जून 2026 से क्या होगा? CEPA लागू है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ओमान के साथ हुआ है। इससे क्या होगा? जो खाड़ी क्षेत्र के बाजारों में मजबूत पहुंच मिलेगी, जिससे कई उत्पादों के तत्काल शुल्क मुक्त प्रवेश होगा, मतलब फ्री ट्रेड होगा। अब इसके तहत समृद्धि उन्नति होगी कि रत्न और आभूषणों और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होगा? निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, अभी हाल फिलहाल में कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मलेशिया में। मलेशिया में, यही गलती है, मलेशिया में क्या किया गया है? मलेशिया में प्रतिबंध लगा दिया गया है 16 वर्ष। ऐसा करने वाला पहला देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे इटली है, स्वीडन है। ये सब भी देश जो सोशल मीडिया पे बैन लगा देंगे। सिंगापुर ओपन का खिताब की जीतने वाली पहली जोड़ी कौन बन गई है? तो सिंगापुर अभी ओपन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें जोड़ी कौन बनेगी? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये खेल से संबंधित हैं। और कौन जीते हैं? सात्विक साईराज और चिराग सेठी ने क्या किया? जीत हासिल की है। किसने भारत के स्वदेशी सुपर स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर एसपी विस्ता लॉन्च किया? बैलून। ऐसा बैलून लॉन्च करने वाला कौन है? रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा क्या किया गया? ये लॉन्च किया गया है। तो रेड बैलून एरोस्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। विस्टा क्या होता है? विस्टा भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून है, जिसे भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अब इसी में हम लोग पढ़े थे कि स्काई रूट कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू ये क्या है? ब्यूफोर्ट किला। ब्यूफोर्ट किला कहाँ है? किन देश? जिस पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। ब्यूफोर्ट किला कहाँ है? लेबनान में है। इस पे 2010 में भी कब्जा हुआ था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के तहत फिर इसको लौटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई है। 1 जून भारत को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है? जो रेडी पटरी वाले को क्या कितने का 6 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। रेडी पटरी वाले को कितने का लोन मिलता था? 15,000 से लेकर 50,000 से 15 के टू 50 के बीच मिलता था। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए समझौता किया है? हाल ही में किसके साथ समझौता हुआ है सुपर क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए? सुपर क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना IF ने MiG-37 यान पर काबू पाने के लिए जो यहाँ पे आग लगी थी, आग कहाँ लग गया था? कसौली हिमाचल प्रदेश में आग। हिमाचल प्रदेश में जो आग लग गया था, जंगल में जो आग है, उसके लिए क्या कह रहे थे? बच्ची उसका नाम क्या था? बम्बी बकेट लॉन्च किया गया था। तो बम्बी बकेट लॉन्च किया गया था जो हेलीकॉप्टर के नीचे लटका होता है, जिसके में अगल बगल आसपास के झील से पानी उठा के सीधे बन में दिया जाता है ताकि जंगल की आग बुझ सके। अब हम लोग आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में क्या है? इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, जहाँ से रुद्रम 3 का क्या हुआ है? प्रक्षेपण हुआ है। तो रुद्रम की 3 क्या? इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ से हुआ है? चांदीपुर उड़ीसा से हुआ है। DRDO ने विकास किया। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। DRDO को किस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेड कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये लंबी दूरी की एयर टू सरफेस मिसाइल है, उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के लक्ष्य को क्या करे? भेदने में सक्षम है। अब हम लोग रुद्रम 3 पढ़े थे। रुद्रम 3 क्या एयर टू सरफेस मिसाइल है, DRDO द्वारा विकसित किया गया। रेंज क्या है? 550 प्लस किलोमीटर है। इसकी विशेषता लंबी दूरी या उच्च सटीकता है। ऑल वेदर ये काम करेगा। डे नाइट क्षमता, दिन और रात दोनों जगह काम करेगा। जैमिंग प्रतिरोधी और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमता इसमें। विभिन्न प्रकार के बारहेड को ले जाने में ये सक्षम है। कहाँ हुआ? एकीकृत IT इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है, चांदीपुर उड़ीसा से इसके संपन्न हुआ। वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड साइकिल से क्या होता है? साइकिल से चलाने से आदमी स्वस्थ रहता है, तो इसीलिए हम लोग साइकिल को प्रोत्साहित करते हैं। पहला तो साइकिल चलाने से आदमी स्वस्थ रहा। फिर दूसरा क्या है? प्रदूषण में भी मदद मिलेगी। प्रदूषण कम होगा तो क्या होगा? गर्मी का एहसास कम होगा। उसके बाद क्या होगा? जो हम लोग अभी फ्यूल पे डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री से है, तो वो कंट्री क्या करेंगे? उस कंट्री से डिपेंडेंसी अपनी घटेगी। तो ये बहुत मायनों में लाभप्रद है।
जिसके लिए अभी हम लोग साइकिल साइकिल दिवस मनाते हैं, यूनाइटेड 3 जून को। भारत का 29वां तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया? 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया है तेलंगाना। तो इसमें तेलंगाना राज्य लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7। और विधानसभा की तो 119 सीटें हैं। 17 गुना 7 119 सीटें हैं तेलंगाना में। इसके सीएम कौन हो गए? रेवंत रेड्डी हो गए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है। और तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया। इसकी मांग लंबे समय से क्षेत्रीय समानता, विकास, रोजगार, सिंचाई सुविधाओं और स्थानीय संसाधनों पर अधिक अधिकार लेकर के 29वां राज्य बना। इसकी राजधानी कहाँ? हैदराबाद को बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा उदयक, हाल ही में जो प्रोजेक्ट उदयक बनाया गया, ए हल्ला, प्रोजेक्ट उदयक किसका है? बीआरओ का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका नाम ही है बॉर्डर रोड। इसका उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्र में सड़क, पुल और सुरंग का निर्माण करना, उनका रखरखाव करना, ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतों को पूरा। किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इसके प्रोजेक्ट उद्योग सीमा संगठन योजना की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती और सामरिक क्षेत्रों में सड़क और कनेक्टिविटी अवसंरचना को क्या करना है? मजबूत बनाना है। तो ये नाम ही से लग रहा है कि मजबूत बनाना है। प्रोजेक्ट यह परियोजना दुर्गम क्षेत्रों में क्या करेगी? सैन्य व नागरिक आवागमन को बेहतर बनाने में सहायक होगी। देखिए बीआरए ये क्या है? दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों में क्या कर रही है? सड़क बना रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया और उधर नॉर्थ ईस्ट हो गया। बीआरओ क्या है? बीआरओ क्या है? 1 जून 1990 को क्या हुई थी? असम के डुडुमा में की गई थी। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सड़क पुल निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट उद्योग के निर्गत सड़क निर्माण होगा, पुल निर्माण होगा, दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की स्थापना की जाएगी। और रणनीतिक दृष्टि और सामरिक दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण अवसंरचना। बीआरओ का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2026 में भारत के वाराणसी में हो रहे सेकंड ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग के मुख्य विषयों में नीचे दिए गए किन मुद्दों को शामिल किया गया है? तो पहला क्या है? रचनात्मक अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट की चुनौतियाँ। औपनिवेशिक काल के दौरान ले जाई गई सांस्कृतिक संपत्ति, जैसे अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने आयरलैंड से कुछ कांसे क्या बोलते हैं कांस्य युगीन जो कहाँ की मूर्तियाँ वापस की गई थी। तो जहाँ जहाँ मूर्तियाँ जो वापस मतलब जो लोग ले गए थे ब्रिटेन, जो जो देशों ने हम लोगों पे राज किया, तो क्या बोलते हैं वो सब देश जहाँ जहाँ से रिटर्न करने का प्रचलन, मतलब जहाँ जहाँ से रिटर्न करने की कवायद शुरू हुई है। तो इसी के बारे में इसमें बोला गया। तब हम लोग ब्रिक्स में क्या होते हैं? ब्रिक्स में 5 देश होते हैं। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स BRICS। बी से क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। आर से क्या हो गया? रसिया हो गया। आई से क्या हो गया? इंडिया हो गया। सी से क्या हो गया? चाइना हो गया। और यस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना था। 5 कंट्री इसमें शुरुआती में 5 कंट्री शामिल थे। ये ब्रिटेन नहीं है, ये ब्राज़ील होगा। ये क्या है? ब्राज़ील। ये ब्राज़ील। तो पहले 5 देश थे। अब क्या है? शुरू किया गया, इसकी औपचारिक शुरुआत 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है। सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। और इसके जो इसकी 21वीं सदी की जो 21वीं सदी है उसकी अर्थव्यवस्था पे क्या है? अर्थव्यवस्था पर हावी हुआ है। अब इसका इतिहास जितने भी अब नए, जैसे अभी टोटल कितने देश हो गए? 11 देश। 6 नए, जितने भी लास्ट में ई आएगा, ई का प्रोनाउंसिएशन आएगा, वो नए देश इसमें ऐड हुए हैं। तो जैसे इसमें कौन कौन ऐड हुआ है? जैसे इंडोनेशिया ऐड हुआ है। जैसे जैसे इसमें पहले ई से बोले तो ई से क्या हो गया? इजिप्ट हो गया। इजिप्ट का मतलब मिस्र हो गया। उसके बाद इथियोपिया हो गया। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा। उसके बाद क्या है? ईरान हो गया। देखिए ई आ रहा सब में। ई हुए, ई हो गया। संयुक्त अरब अमीरात हो गया। और क्या हो गया? इंडोनेशिया हो गया। ठीक। अब सारा ई का कंट्री जितने आ रहे हैं सब ई ऐड हो रहे हैं। ठीक। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। उसके बाद मिस्र, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ईरान हो गया और इंडोनेशिया हो गया। अब इसके तहत पहला सम्मेलन जो औपचारिक हुआ था ये रसिया में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स की पहली सम्मेलन कब हुआ था? 16 जून 2009 को हुआ था फर्स्ट सम्मेलन। कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। रूस में आयोजन किया गया था। और 2023 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में क्या 1 जनवरी 2024 को 4 नए देश के इसमें ऐड किया गया था। टोटल कितने हो गए? 5 + 4 9 हो गए। तो इसमें क्या था? इजिप्ट था, इथियोपिया था, ईरान और यूएई। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ईरान यूएई को ऐड किया गया था। तो टोटल कितने देश हो गए थे? उसमें 9 देश हो गए थे। और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को भी ऐड कर दिया गया। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया था। ठीक। इसको पार्टनर कंट्री के रूप में बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही बोला गया कि फर्स्ट ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ हुआ था? वर्चुअल मोड में हुआ था 29 से 30 अप्रैल को। फिर सेकंड ब्रिक्स का कब हुआ था? वाराणसी का 4 से 5 जून को हुआ था। थर्ड ब्रिक्स कल्चर का मीटिंग 5 से 6 अगस्त को 2026 में भोपाल में हुआ था। ब्रिक्स कल्चरल फेस्टिवल भोपाल में मनाया गया 6 से 7 अगस्त को। और ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग भोपाल भारत में 7 से 8 अगस्त को मनाया गया था। के बारे में दिया गया, इसका संक्षिप्त था। शास्त्री कौन थे? जिम ओ'नील थे, जिन्होंने क्या किया था? इस वर्ड की BRIC शब्द मतलब शब्द दिया था। पहला शिखर सम्मेलन रूस के काउंटरिनबर्ग में पहला औपचारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको बताएं। दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था 2000 समूह के विस्तार में। दक्षिण अफ्रीका इससे शामिल किया गया। और उसके बाद ब्रिक्स प्लस बनाया गया। प्लस का मतलब हुआ कि इसमें और भी देश ऐड हो गए। ठीक।
अब जैसे इसमें इसके तहत मुख्य निर्णय न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में ब्राजील में हुए छठे शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स द्वारा एक नया बैंक बनाया गया। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सदस्य देश और अन्य विकासशील देश में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना सस्टेनेबल को लिए वित्त पोषण करना है। और क्या करना है? स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना है, ना कि मतलब डॉलर में व्यापार करना है। जो जिस देश की मुद्राएं हैं उसमें व्यापार करना है आपस में, फ्री ट्रेड है। फिर इससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार होगा, जैसे जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। वैश्विक संस्थाओं में विकासशील और उभरते देश को बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग करना है। इससे क्या होगा? तकनीक और सुरक्षा, जो साइबर अभी जलवायु परिवर्तन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है और आतंकवाद विरोधी सहयोग क्या होगा? छाता में साझा करेंगे, क्या होगा? तकनीकी मंच का विकास होगा। ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य देश ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना पूर्ण सदस्य हैं। और नए पूर्ण सदस्य कौन है? जो मिस्र हो गया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया हो गए। अब पार्टनर देश में कौन कौन है? बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड। मलेशिया तो इसमें अब शामिल हो गया। अब हाल ही में लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के पास मिली दुनिया की सबसे बड़ी पोटैटो पैच कोरल कॉलोनी के संदर्भ का क्या मतलब है? हाल ही में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। कावारती में कदमत द्वीप के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ पाई गई। तो कोरल रीफ भी ना संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। तो यह क्या है? दुर्लभ शैवाल है जो गहरे समुद्र के ठंडे पानी में पाया जाता है। एकदम सही है। यह एक प्रकार का रीफ निर्माण स्टोनिक कोरल है जो अपने बेस पर कैल्शियम कार्बोनेट का सख्त ढांचा बनाता है। जो अंडा में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यह एक आक्रामक क्या है? स्टारफिश है जो लक्षद्वीप में कोरल को नष्ट कर रही है। यह एक कृत्रिम कोरल तकनीक है जिसे भारत सरकार ने क्या किया? विकसित किया है। तो यह क्या है? इसमें कौन सा सही होगा? इसमें पाइबोना क्लेविस है, इसमें के बारे में की इसमें क्या होगा? दूसरा सही है। अब देखिए क्या किस आकार का होता है? ये होता है ना मूंग का, मूंगे के आकार का होता है। मूंग जो खाए ना, मूंगा का आकार का होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? चूंकि इन मूंगों का आकार बनावटी गोल होता है, ये आलू की तरह होता है, पोटैटो की तरह, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोटैटो बोला गया है। यहाँ पे बोला गया ना पोटैटो पैच, इसीलिए बोला गया है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? 4250 मीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। ठीक। इसका 5 मीटर से लेकर 20 मीटर की गहराई तक, 5 मीटर से इसका जो गहराई है, डेप्थ है 5 मीटर से 20 मीटर तक है। और इसका ये कब से? वैज्ञानिकों के अनुसार ये 700 वर्ष से लेकर 1800 वर्ष तक पुराना हो सकता है। कोरल रीफ के जीवन और पर्यावरण होने के लिए अध्ययन एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जिससे इतने वर्षों में आए तूफान और तापमान में बावजूद भी यह काफ़ी हद तक सुरक्षित और जीवित है, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाएगा। अब वही पोटैटो पैच के बारे में बताया गया। पोटैटो पैच क्या है? असल में कोई आलू का खेत नहीं, बल्कि लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के पास खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी जीवित संरचना है। प्रजाति क्या है? प्रवाल, मतलब ये क्या है? प्रवाल भित्ति है। इसमें क्या है? पैगोना क्लेवस, याद रखना है। पैगोना क्लेवस प्रजाति का आकार क्या है? 4250 वर्ग फीट में फैला हुआ है और 700 से 1800 साल पुराना हो सकता है। इसी के बारे में बताया। अब सांग्रीला डायलॉग के बारे में। सांग्रीला डायलॉग क्या होता है? जैसे देखिए मूंगे के आकार का है ना, तो यही पाया गया है। अब क्या है? सांग्रीला डायलॉग के बाद भारत द्वारा वियतनाम को एक्सपोर्ट की जा रही ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में कौन सा सही? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें तेज गति के लिए लिक्विड फ्यूल रेजिमेंट इंजन का इस्तेमाल होता है। एमटीसीआर के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इसके एक्सपोर्ट वर्जन की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक सीमित रखी गई है। वियतनाम इस मिसाइल को मुख्य रूप से अपनी पनडुब्बियों से चलाने के लिए खरीद रहा है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस क्या है? मेड इन इंडिया मिसाइल है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? एक बार अपने से देख लीजिए। ब्रह्मोस क्या है? 1998 में भारत रूस का एक जॉइंट वेंचर था। ब्रह्मोस किसके नाम पे बना? ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदियों के नाम पे बना है। जैसे BRAH से क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र हो गया और ब्रह्मोस हो गया मस्कोवा। तो ये भारत और रसिया का जॉइंट प्रोजेक्ट था। सांग्रीला डायलॉग क्या होता है? एशिया का एक बड़ा सिक्योरिटी समिट होता है जो हर साल सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत रूस का जॉइंट वेंचर है 19। सांग्रीला डायलॉग कहाँ होता है? सिंगापुर में होता है। तो इसके कथन के बारे में बोला है कि कथन में कौन सा थे? अब आप लोग ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, ऐसा में कौन सा थे आप लोग? हम लोग अभी पढ़ रहे थे वियतनाम। तो इसका क्या होगा? तीनों सही है। इसके बारे में जो सांग्रीला डायलॉग के बारे में बताया गया है, तो सांग्रीला पहला एक क्या है? सांग्रीला सिंगापुर में बनाया जाता है। तो ब्रह्मोस सुपर क्रूज इसमें तेज गति के लिक्विड फ्लो अरेंजमेंट, ये भी सही है। दूसरा MTR के अंतर्राष्ट्रीय मारक क्षमता रखी गई, ये भी सही है। और दूसरा वियतनाम इस प्रणाली को मुख्य रूप से अपने समय, तो ये तीनों सही है। अब इसके बारे में हम लोग सांग्रीला डायलॉग में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कूटनीति क्या है? वही चीज मैंने बताया, वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समझौता हुआ है। समझौते में क्या कहा गया है कि आधिकारिक तौर पर वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए रक्षा निर्यात समझौता दिया जाएगा। लगभग 5800 करोड़ रुपए का ये डील हुआ है। इंडोनेशिया के साथ भी समझौता अंतिम चरण में है। भारत वियतनाम के साथ हो गया और अन्य देश न्यूजीलैंड और सिंगापुर के साथ भी समझौता हो रहा है। अमेरिका के साथ भी हो रहा है और नाटो के साथ भी। नाटो का क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूक्रेन ने इच्छा जताई थी कि हम भी नाटो में शामिल होंगे। भारत की पहली फ्लेक्सी फ्यूल कार। फ्लेक्सी फ्यूल कार क्या होता है? भारत की पहली फ्लेक्सी फ्यूल कार किस कंपनी के द्वारा दिया गया था? मारुति सुजुकी के द्वारा ये दिया गया था। फ्लेक्सी फ्यूल कार का पहचान क्या है? तो यही भारत की मास फ्लेक्सी। इसमें क्या होगा? कार पेट्रोल और इथेनॉल, पेट्रोल से भी चलेगा और इथेनॉल E20 से लेकर 100 इथेनॉल तक किसी भी मिश्रण पर चल सकता है। फ्लेक्स फ्यूल कारों के प्रमुख फायदे क्या हैं? आयात में कमी होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मतलब कोई चीज़ हम उधर से आयात करते हैं जैसे पेट्रोल डीजल, तो किससे मतलब हम लोग को डॉलर खर्च करना पड़ता है। इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा में कमी आती है और हमारा रुपया कमजोर होता है। और इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा में बचत होगी और इससे हम दूसरे पे आत्मनिर्भर रहेंगे। तब हम लोगों पे जैसे कोई भी चीज़, जैसे आज आसपास के बगल में देखते हैं, किसी पे डिपेंड रहिएगा तो आपका यूज करेगा, शोषण करेगा। लेकिन जब हम लोग खुद आत्मनिर्भर रहते हैं तो हमको हमारा शोषण नहीं कर पाता। जैसे अभी ट्रंप मोदी जी पे दबाव बना रहे हैं, वो इको फ्रेंडली होगा, पर्यावरण के लिए भी इको फ्रेंडली होगा। इथेनॉल बहुत साफ तरीके से चलता है जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आती है, जो वायु प्रदूषण को कम करता है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या होगा? फायदा होगा इथेनॉल से। इथेनॉल उत्पादन से कृषि आधारित उत्पाद की मांग बढ़ेगी, इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्या होगा? किसानों की आय बढ़ेगी। अब हम लोग NFHS के बारे में पढ़ते हैं। NFHS क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2024-25 के बारे में। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण, तो कुपोषण क्या हुआ? कुपोषण जो है ये कि सबसे अधिक व्यापकता किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक व्यापकता दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। मतलब सबसे ज़्यादा जो कुपोषित राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ बताया गया है।
अभी एनएफएचएस के अनुसार जो हम लोग चर्चा किए कि एनएफएचएस के अंदर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई है, तो ये मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बच्चे देखिए क्या है, कुपोषण से जिनका हड्डी वगैरह सब दिख रहा है, इसमें कितने सारे कुपोषण होंगे, रोज से लड़ने की क्षमता कम होगी, तो इसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। बच्चों पे देखिए बाल बाल उड़ रहा है, किसी का हड्डी में कुपोषण है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। तो ऐसा करने वाला कौन हो गया, ऐसे करने वाले राज्य हैं सबसे पहले है भारत में बाल कुपोषण का सबसे गंभीर आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया है बाल कुपोषण का, तो बाल कुपोषण का आंकड़ा कहाँ से गंभीर किया गया, भारत में बाल कुपोषण का सबसे गंभीर स्तर मध्य प्रदेश में है। सबसे गंभीर स्तर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सबसे गंभीर है इसमें स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से कम कद होगा, वेस्टिंग मतलब कद के हिसाब से कम वजन होगा। तो ऐसे जो ग्रीन जो एरिया में दिखाया गया भारत के सारे राज्य कुपोषित हैं। तो कुपोषण में सुधार के प्रमुख उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं, डाइटरी आहार में विविधता हो लेना होगा, मतलब फल भी लेना होगा, साग सब्जी भी लेना होगा। 6 से 23 महीने के बच्चों को केवल स्तनपान पर निर्भर न रखकर उन्हें पौष्टिक ठोस आहार दिया जाना है, अनाज दाल व हरी सब्जी दिया जाना चाहिए। मातृ एवं शिशु पोषण भी रहना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान भी छेड़ना होगा, शिशुओं को शुरुआती 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने और उचित पोषण का महत्व समझाने के सामुदायिक स्तर पर प्रसार करना होगा। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा। पोषण 2.0 का और स्वच्छ और पेयजल को क्या होगा, स्वच्छ शौचालय रहेगा, हाथ धोना, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ वातावरण। तो इससे क्या होगा, कुपोषण में कमी आएगी। अब कुपोषण में जब कमी आएगी तो क्या होगा, उससे देश का जब युवा शक्ति मजबूत होगा तो उससे देश भी मजबूत होगा। अब देश के पहले पीएम मित्र पार्क, देश के जो पहले पीएम मित्र पार्क है उसका क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है। तो शिलान्यास क्यों किया गया है, क्योंकि पीएम मित्र पार्क का मतलब कहाँ किया गया, पहले शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर होता है। शिलान्यास मतलब फाउंडेशन जो डालते हैं ना जैसे मकान का, तो वो शिलान्यास होता है। और जब उद्घाटन बोलते हैं तो जब कोई कार्य है जो कि पूरा हो जाता है उसके बाद, जैसे जैसे पुल हो गया, पुल वगैरह जैसे पूरा हो गया काम, तो उसके बाद उसका उद्घाटन होता है। तो दोनों में अंतर है। तो शिलान्यास पूछेगा तो मध्य प्रदेश का थार जिला के भैंसोला गाँव हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर इस मेगा टेक्सटाइल की आधारशिला रखी थी। तो पीएम मित्र का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल विजन एंड अपैरल होता है, मतलब इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल विजन एंड अपैरल होता है। इससे क्या होगा, टेक्सटाइल निर्माण और निर्यात को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आधुनिक सुविधाओं की लागत कम होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कपास में कपड़े तक संपूर्ण वैल्यू चेन एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में क्या बड़ा कदम है। तो भैंसोला गाँव है, जिला थार, मध्य प्रदेश में लगभग 2000 करोड़ रुपये से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 2000 एकड़ में फैला हुआ है। अब भारत के टेक्सटाइल निर्यात को क्या देगा, बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है मध्य प्रदेश के बारे में देखिए। मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश का जिला क्या है, राजधानी भोपाल हो गई। मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव हैं। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल हैं। लोकसभा की 29 सीटें हो गई, लोकसभा की। राज्यसभा की 21 सीटें हो गई। अब विधानसभा की कितनी सीटें आप लोग बताइए। अब मध्य प्रदेश का मानचित्र देखिए, मध्य प्रदेश से ही अलग, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना था। तो इसमें देखिए रायसेन है, विदिशा है, बगू है, उमरिया है और सिंगरौली है, जो कि यूपी की सीमा से लगती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए सतना हो गया, इधर कटनी हो गया, और यहाँ देखिए बैतूल, सतना, कटनी, होशंगाबाद, बैतूल, यहाँ के बाद नागपुर, यहाँ से महाराष्ट्र की सीमा लगने लगती है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पूर्ण क्षमता के साथ कहाँ विकसित किया गया, मध्य प्रदेश में। देश का पहला नाइट सफारी कार पार्क कहाँ विकसित किया गया है, मध्य प्रदेश में। एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NH-45 भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित सड़क मार्ग विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में बने देश के पहले पीपीपी मॉडल चिड़ियाघर का उद्घाटन भी किया है। और पहला MBBS कॉलेज जिसमें क्या होगा, हिंदी में पढ़ाई की जाएगी, वो उज्जैन में स्थापित किया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भोज सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में पहली समर्पित ग्लोबल कैपिटलिटी पर नीति 2025 पेशकश किया। ग्वालियर उज्जैन में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना चर्चा पे। अब भारत का हृदय क्या है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन्यजीव पर्यटन वाले राज्यों में शामिल है। खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका जैसे विश्व धरोहर स्थल है। नदियां कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती, चंबल और बेतवा नदी है। देखिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, नाइट सफारी पार्क की स्थापना, NH-45 वन्यजीव सुरक्षित मार्ग के बारे में NHI ने वन्यजीव सुरक्षित मार्ग शुरू किया है। जबलपुर जू का निर्माण कराया गया है। और ये क्या है, MBBS कॉलेज उज्जैन में जहाँ हिंदी में पढ़ाई होगी। और ग्वालियर उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। अब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अब इसमें जो है आपको अभी पढ़ाए थे कि पीएम मित्र पार्क है, पीएम मित्र पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, एकीकृत। अब इसका उद्घाटन वारंगल तेलंगाना में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, वारंगल और तेलंगाना में किया गया है। वारंगल तेलंगाना में किया गया। पीएम मित्र पार्क के प्रमुख लाभ क्या है, टेक्सटाइल उद्घाटन हो जाएगा वारंगल, और जो क्या बोलते हैं शिलान्यास वाला हो जाएगा मध्य प्रदेश। वारंगल के मध्य की मुख्य काकतीय मेगा स्टाइल पार्क वारंगल तेलंगाना, निवेश पर 1950 करोड़, रोजगार के अवसर पैदा होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। 1000 एकड़ में फैला हुआ है। अर्थ प्राइज, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अर्थ प्राइज में 3 भारतीय छात्रों को प्लास्टिक विकसित करने के लिए दिया गया। तो इस जो इनोवेशन है, नवाचार, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, प्राथमिक उद्देश्य क्या था, पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को हटाना था। जो पानी है उससे सूक्ष्म प्लास्टिक जो है उसको हटाना था। 3 नाम याद रखना है जो भारतीय किशोरों को दिया गया है। अब 3 नाम कौन कौन है, विवान छाबरिया हैं 16 वर्ष के, एरिना अग्रवाल हैं 16 वर्ष के, और अभियान मेहता हैं 16 वर्ष की। तो ये तीनों छात्रों ने मिलकर ये उपलब्धि प्लास्टिक अर्थ प्राइज 2026 से जीता है। 3 भारतीय विवान छाबरिया, एरिना अग्रवाल और अभियान मेहता, तीनों 16 वर्ष के हैं। अर्थ प्राइज से इमली के बेकार बीजों को इकट्ठा किया जाता है। इसमें क्या है, इमली के बेकार बीज इकट्ठा किया गया, बीजों को सुखाकर पीस कर बायोडिग्रेडेबल पाउडर में बनाया जाता है। इस पाउडर को पानी में मिलाया जाता है। यह माइक्रोप्लास्टिक और अपनी को आकर्षित करके क्या करता है, बांध लेता है। एक साधारण हाथ वाले चुंबक की मदद से इन प्लास्टिक के गुच्छों को पानी से क्या बाहर निकाला जा सकता है।
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित अर्थ फाउंडेशन के द्वारा दी जाने वाली यह प्रतियोगिता 13 से 19 वर्ष के किशोरों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण स्थिरता प्रतियोगिता है। इसमें 10 लाख रुपये का क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। यह अनुदान उनके विचार को बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद करेगा। प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है, कम लागत वाली विधि है ये। पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने में क्या होगा, प्रभावी होगा और ग्रामीण और शहरी दोनों जगह अप्लीकेबल होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रिसेंट अवार्ड के बारे में। अब इसमें रिसेंट अवार्ड एंड ऑनर है। अभी हम लोग पढ़े थे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, विलासा बाराक को मिला है। भारतीय मूल के किन दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुकुबे से सम्मानित किया गया, प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को किया गया है। और किनको किया गया है, सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन घेड़ा को। भारतीय युवा के संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से डॉक्टर शेखर सुमन को सम्मानित किया गया। और यांग सुआंग जी को किसके लिए मिला है, इंटरनेशनल ताइवान डेवलप के लिए। कहाँ की है, ये चाइना से बिलोंग करती हैं। और ये मंदारिन में लिखा गया है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन क्या किया गया, इंग्लिश में किया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। यूनेस्को कार्नो फेडो प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला है, सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को मिला है। सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलस्टर आनंद आरके को 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग जैसे इंपॉर्टेंट देखिए, 20 जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो गीनापल्ली संतोष कुमार को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। WWF नेशनल अवार्ड किसको मिला है, एन अलाम यूसुफ को मिला है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है, CS श्रीनिवास राव को मिला है। अवार्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, सयानी गुप्ता को मिला है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को मिला है। और एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, जर्मन के प्रसिद्ध गणितज्ञ मेई गर्ड फ्राल्टिंग्स को मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड बेरामुथु को मिला है, सब इंपॉर्टेंट है। 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावेद बदानी को मिला है। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान बांग्ला लेखक राम कुमार उपाध्याय को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमार एस को मिला है। अब हम लोग इसे अंडमान और निकोबार के 20वें को नियुक्त किया गया है। तब इसका नाम है विनीत मैकार्थी को नियुक्त किया गया है। विनीत मैकार्थी को क्या नियुक्त किया गया है, कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल अंडमान और निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ का अवार्ड दिया गया है। अब इसमें अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, अंडमान अलग है और ये निकोबार आइलैंड अलग है। तो अंडमान में नॉर्थ अंडमान आ गया, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है और ये पोर्ट ब्लेयर है। तो वहाँ की राजधानी पूछेगा कहाँ पे, किस आइलैंड पे, तो लोअर अंडमान में है और पोर्ट ब्लेयर में है। और नीचे कार निकोबार है और लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। अब यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। राजधानी कहाँ थी, पहले पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया। 1 नवंबर 1955 को इसकी गठन हुआ। अंडमान और निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अब निम्न में से किस राज्य ने क्या है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसमें किस पहला स्थान प्राप्त किया है, तो पहला स्थान पंजाब ने प्राप्त किया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थानांतरण से योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या किया गया, नीति आयोग लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। अरविंद पंगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे, और अब पहले CEO कौन थे, पहले CEO आपको बहुत बार बताया गया, आप बताइए। और अभी कौन है, निधि छिपर है, अभी निधि छिपर है। तो इसके तहत पंजाब को पहला स्कूली शिक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्यों ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे पारंपरिक उत्तरी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उपलब्धि हासिल की है। तो पंजाब के बाद केरल है, केरल के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली। अब हम लोग आज का क्वेश्चन है, किन दो वैज्ञानिकों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुकुबे से सम्मानित किया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।